नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। कल उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था दी और वो थी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में। 3-2 की मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से आरक्षण का प्रावधान किया गया था वह संविधान के मूल ढांचे को यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको प्रभावित नहीं करता, एक, और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड भी है। ये दो प्रिंसिपल तय किए गए और इसमें से आपको, यद्यपि आप पढ़ रहे होंगे सारे न्यूज़पेपर्स में, सभी समाचार पत्रों में आप ये पढ़ रहे होंगे कि ये 3-2 से यह तय हुआ, लेकिन आपको ये कोई नहीं बता रहा होगा कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता है। यह सिद्धांत 5-0 से अप्रूव हुआ है, यानी कि यह तो तय हो गया कि आरक्षण के लिए इकोनॉमिक क्राइटेरियन बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, संविधान के अन्य प्रावधानों के अनुकूल है या नहीं है, केवल इस बिना पर इसका जब टेस्ट किया गया तब वो 3-2 से अप्रूव हुआ। यानी कि 3 जजेस ने तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि यह न केवल बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं करता है अपितु संविधान के पूर्णतः अनुरूप भी है, संविधान के भी किसी प्रावधान को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि यह कहा गया था कि यह संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 को प्रभावित करता है। ये 14, 15, 16 ही वे प्रावधान है जो इक्वालिटी यानी कि जो बराबरी का सिद्धांत है उसके अनुरूप बताते हैं और उसमें जो है कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, तो उन एक्सेप्शंस के अंतर्गत ही आरक्षण दिया जाता है। यानी कि आपको एक बार याद दिला दूं सभी को कि आरक्षण जो है वह संविधान द्वारा प्रदत्त व्यवस्था नहीं है, अपितु जो संविधान द्वारा प्रदत्त व्यवस्था है उसके एक्सेप्शन हैं। तो अब इसमें जो बातचीत हो रही है, विशेषकर जो डिसेंटिंग जजमेंट दिया गया है उसको लेके बड़ी खलबली मची हुई है और एक तरह से एक राजनीतिक संग्राम आरंभ कर दिया है। यद्यपि कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है उसने तो केवल इसका श्रेय भी लेने का प्रयास किया है, उन्होंने इसका श्रेय लिया भी है और ये कहा है कि उन्होंने ही यह कार्य आरंभ किया था जिसकी परिणति अंततः जाकर जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक आया वो उसमें हुई है। 130वां संविधान संशोधन एक्ट जिसको बोलते हैं। तो इसलिए कम से कम कांग्रेस तो नहीं इसके विरोध में है। विरोध कौन कर रहे हैं? विरोध वही कर रहे हैं, वो नव बौद्धवादी जो है वो लगे हुए इसके विरोध में। अरे भाई, तुम्हारा किसी तरह से आरक्षण जो है वो गया नहीं, तुम्हारा आरक्षण वैसे का वैसा है। इतने दिनों से कम जो SC ST का जो आरक्षण है उसमें जो वंचित हैं, जी हाँ, SC ST का जो आरक्षण है उसमें भी बहुत बड़ा एक वर्ग है जो वंचित है और जो SC ST के जो शक्तिशाली समूह हैं वो सारा का सारा आरक्षण कबाड़ ले जाते हैं। जैसे मैं यदि आपको राजस्थान के संबंध में बताऊं तो SC ST की SC की 2 कम्युनिटी यानी कि मेघवाल और बैरवा ये 80% आरक्षण ले जाती है और यदि मैं ST की बात करूं तो एक कम्युनिटी यानी जिसका नाम है मीणा, जो कि मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों में ट्राइब मानी ही नहीं जाती, यानी जनजाति उसको मानते ही नहीं। यहाँ किसी प्रकार से पता नहीं क्या गालमेल हुआ कि इसको ट्राइब मानते हैं और ये ST का अधिकांश कोटा ले जाती है। कई बार ये बात उठी कि इनमें भी वर्गीकरण होना चाहिए और जो वर्ग जो है वो अधिकांश आरक्षण का लाभ ले चुके हैं उनको एक निश्चित हिस्सा देकर बाकी हिस्सा जो है वो दूसरों के लिए छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन जो प्रभावशाली वर्ग हैं और जो राजनीति में अपना प्रभाव रखते हैं वो हल्ला गुल्ला करके किसी भी प्रकार से जो वास्तव में वंचित हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलने देते। लेकिन
जब गरीबों को आरक्षण की बात होती है तब इधर से यही जो लाभ उन्होंने, जिन्होंने एक तरह से मोनोपोली कर रखी है, एकाधिकार कर रखा है आरक्षण के ऊपर, वही वर्ग जो है वो खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि साहब कि ये तो गलत हो गया, ये तो सोशल जस्टिस के सिद्धांत के विरुद्ध है। यदि सोशल जस्टिस के सिद्धांत के विरुद्ध है तो भाई मुझे ये बताइए कि क्या जो SC/ST वर्ग के जो लाभार्थी हैं वे SC/ST वर्ग में यह स्वीकार करेंगे कि उसमें भी एक EWS का वर्गीकरण किया जाए? यदि नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? जो IAS अधिकारी हैं उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिले? SC/ST में IAS अधिकारी हैं, जो MLA बन चुके हैं, जो MP हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? क्या इससे जो वंचित हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं इन्हीं वर्गों में, उनके हितों पर कुठाराघात नहीं होता? नहीं, वहाँ की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये कहेंगे कि साहब कि ये 10% जो है आरक्षण अलग से दे दिया गया, जो विशेषकर जो जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने जो एक आर्ग्यूमेंट लिया, उन्होंने कहा कि इससे जो है वो EWS, OBC के EWS और SC/ST के EWS वंचित रह जाएंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि ऐसा कैसे होगा। SC/ST के EWS और उनकी जो OBC के EWS है वो कैसे वंचित रह जाएंगे। यानी कि जो जनरल कैटेगरी कार्व आउट की गई है, और जनरल कैटेगरी पहले ये था कि जो भी आरक्षण है वो 50% में रहेगा। उसके बाद कुछ और इसी प्रकार के रविंद्र भट्ट टाइप के जज आए, उन्होंने ये कह दिया कि नहीं नहीं, जो व्यक्ति जो है वो किसी जनरल से अधिक ले आता है तो उसको जनरल में माना जाए। अरे भाई क्यों, उसने अप्लाई किया SC/ST में, उसने अप्लाई किया OBC में, उसने लाभ लिया, उसने कम फीस दी, उसने कई जगह एज रिलैक्सेशन लिया। अब ये एज रिलैक्सेशन वाला तो लगभग क्लियर हो गया कम से कम सेंटर में, लेकिन कई सारे जो राज्य हैं उनमें अभी भी जो 30 साल का है वो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ मान लीजिए 26 साल है और OBC में 31 साल है या 30 साल है, तो वो 30 साल में भी अगर वो मार्क्स ले आया तो कहेंगे नहीं नहीं, वो जो 26 साल है उसके बराबर है। क्यों भाई, वो 4 साल उसको जो है उसके नहीं मिल सकते? फिर या तो आप एज उनकी बराबर कीजिए। 30 साल का व्यक्ति जो 4 साल अधिक अनुभव ले चुका है वो 26 साल के बराबर फिर कैसे हो गया? अगर 2126 की कैटेगरी है तो फिर 2130 की कैटेगरी में 30 साल वाले को आप जनरल में कैसे डाल देंगे? तो ये जो बात की जा रही है ना, वो इसी मूर्खता की बात है, क्योंकि यदि 50% जनरल कैटेगरी का कोटा है तो उसी जनरल कैटेगरी में से EWS का कोटा निकाला जा रहा है। यानी कि जो 50% की बात हो रही है उसमें जिस प्रकार से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन की बात होती है, तो हर रिजर्व्ड कैटेगरी में विद इन रिजर्व्ड कैटेगरी महिलाओं का आरक्षण होता है, डिसेबल्ड का आरक्षण होता है, कई बार पूर्व सैनिकों का आरक्षण होता है, वो सब हर कैटेगरी में से होता है। इसी तरह से जनरल कैटेगरी में से EWS निकाल दिया। अब तो ऐसा करो भाइयों कि आप जो है वो, अच्छा OBC का तो होता ही EWS का है, OBC में तो क्रीमी लेयर पहले ही निकली हुई है, OBC का आरक्षण तो होता ही EWS का आरक्षण है। तो उसमें से इधर क्या अंतर पड़ने वाला है, जरा रविंद्र भट्ट जी समझाएं। और वो कह रहे हैं कि साहब कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, कहीं है क्या पूरी दुनिया में, या कभी पूरे इतिहास में कभी रही है? ये जो समाजवादी मार्क्सवादी जो मूर्खताएं हैं वो केवल इसलिए होती हैं क्योंकि जो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि सत्ता और जो व्यक्ति है उसमें सीधा संबंध रहे, उसमें बीच की जो भी संगठन है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वह परिवार हो और चाहे वह अन्य प्रकार के कुल, ग्राम, कम्युनिटी, इस प्रकार का कोई भी ग्रुप हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो बीच में ना रहे, जिससे कि वे सीधे उनको जो है मूर्ख बनाते रहे और उनसे एक प्रकार की उनसे स्वीकार्यता प्राप्त करते रहे और सत्ता में सदैव बने रहे। इस समय जो
हो रहा है अमेरिका में, वो आप देख लें, वो बिल्कुल इसी प्रकार डेमोक्रेटिक पार्टी यही करने का प्रयास कर रही है। अलग अलग भेद बनाकर कभी कोई LGBTQ ले आते हैं। अब तो उन्होंने जेंडर का भी फ्लूइड जेंडर बना दिया कि आप जो है वो 2 दिन मेल रह सकते हैं और उसके बाद आप 4 दिन फीमेल हो सकते हैं, उसके बाद 2 दिन फिर मेल हो सकते हैं। यहाँ तक कि ये स्थिति हो रही है कि यदि कोई इस बात पर आपत्ति प्रकट कर दे कि किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को किसी महिला शौचालय में जाकर और देखा गया और वहाँ उसको शौचालय का उपयोग करते हुए देखा गया और उसकी यदि कंप्लेंट कर दी गई, उसकी शिकायत कर दी गई और उसने ये कहा कि मैं तो उस दिन फीमेल था, तो जिसने शिकायत की है उसके ऊपर ही मुसीबत आ जाती है। तो हमारे जस्टिस S रविंद्र भट्ट और उनसे सहमति प्रकट करने वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे UU ललित, उन दोनों का लगभग इसी प्रकार का मत है। और बाकी जो कुछ भी जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस पारदीवाला ने कहा वो बिल्कुल उचित है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई सदैव के लिए एक आरक्षण नहीं हो सकता। आरक्षण जो है यदि सदैव के लिए रहेगा तो फिर इसमें निहित स्वार्थ तो उत्पन्न होंगे ही होंगे और निहित स्वार्थ उत्पन्न होके फिर उनका एक पूरी तरह से विकृतीकरण हो जाएगा। अब इसके ऊपर हो रही है ज़बरदस्त पॉलिटिक्स में, जैसा मैंने बताया, और पॉलिटिक्स करने वाले आप ये देखिएगा कि राजनीतिक दल कम है और जो या तो गैर राजनीतिक हैं या जो बिल्कुल अप्रासंगिक हो चुके हैं वो उछल कूद कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति करने वालों को तो पता है कि भाई ये एक ऐसा विषय है कि जिस पर यदि वो आपत्ति करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि एक गरीबी का यदि आप मजाक उड़ाएंगे, किसी गरीब के हाथ से रोटी छीनेंगे, किसी गरीब के हाथ से निवाला छीनेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक करोड़पति, कैसा, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा अरबपति है, वो अरबपति क्या खरबपति होगा, कि वो खरबपति जो है वो तो पिछड़ेपन के आधार पर, सामाजिक अस्पृश्यता के आधार पर वे तो सदैव के लिए एक प्रकार का लाभ उठाते रहे और जो बेचारा 2 जून की रोटी नहीं कमा सकता उसके बच्चे जो हैं वो भटकते रहे। इसलिए जो ये निर्णय आया है EWS के ऊपर न केवल संविधान सम्मत है, अपितु इसमें जो एक बहुत बड़ा जो है जिसको लोग सारे के सारे मिस कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, वो ये है कि साफ साफ कह दिया गया है कि इससे बेसिक स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि आगे यदि पूरा का पूरा जो आरक्षण है उसको भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया में ले आया जाए तो मेरे विचार से ये उचित होना चाहिए और ये अत्यंत आवश्यक हो गया, क्योंकि OBC का जो आरक्षण है वो तो आप जानते हैं पूरी तरह से कपोल कल्पना के आधार पर है। जिन वर्गों को और जिन जातियों को पिछड़ा कहा जा रहा है वे सदैव से हमारे मूल ढांचे का, समाज के मूल ढांचे का भाग रही हैं। कहीं भी एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, अपितु उनमें से तो बहुत सारी ऐसे रही हैं जिन्होंने राज्य किया है। आप देख लें यादवों के कितने राज्य थे। अभी जो प्रिंसली स्टेट्स जो 562 और आप बाद में ले लें 563, उनमें से यदि आप निकालेंगे तो 70% राजा ऐसे थे जो उन कम्युनिटीज से आते हैं जिन्हें आजकल OBC में ले लिया गया है। और बहुत सारे तो ऐसे हैं, बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज की कम्युनिटी को भी आजकल लोग कह रहे हैं कि साहब कि इनको भी पिछड़ा मान लिया जाए। और न केवल वो, बहुत सारे राजे रजवाड़े, बहुत सारी कम्युनिटीज जिन्होंने राज किया है वो भी अब OBC की दौड़ में। राजस्थान में जब जाटों को रिजर्वेशन दिया गया था तो भरतपुर धौलपुर को छोड़ दिया गया था ये कह के कि यहाँ के राजा तो जाट थे, अब उनको भी लिया जा रहा है। तो ये एक ऐसी अंधी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है।
पिछड़ेपन की दौड़ के। हर व्यक्ति जो है वो पिछड़ा बनना चाहता है, क्योंकि जिससे कि उसको सरकारी नौकरी में विशेषकर से उसको लाभ मिल सके। लेकिन ये सरकारी नौकरी जो है, धीरे धीरे जब भारत का विकास होगा, जब भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी, तब आप देखेंगे कि सरकारी नौकरी का जो चार्म है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जिस दिन प्राइवेट सेक्टर में निचले स्तर पर सैलरी सरकारी नौकरी से अधिक हो जाएगी, उस दिन आप ये परिवर्तन देखेंगे। आज के दिन क्या हो रहा है कि सरकारी नौकरी में चपरासी के पद पर व्यक्ति 40,000 रुपये से आरंभ करता है, जबकि प्राइवेट में उसको मिलते हैं मुश्किल से 10,000। तो इसलिए सारा का सारा जो पूरा का पूरा हमारा जो फोर्थ क्लास वाला, जो लोग फोर्थ क्लास में लगना चाहते हैं, उसमें भयंकर कंपटीशन है। जबकि ऊपर के स्तर पर आप देखेंगे ये कॉरपोरेट सेक्टर में तो सैलरी मिलती है करोड़ों में, और यहाँ सैलरी जो है आपको मिल जाएगी 3 लाख रुपए। यानी जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी 3 लाख, 3.25 लाख रुपए घर लेके जाता है, इससे अधिक नहीं है सारे पर्क्स वक्त मिला के। तो कहाँ 3 साढ़े 3 लाख और कहाँ करोड़, 2 करोड़। तो ये जो पूरा एक यहाँ पर एक तथाकथित समाजवादी ढांचे के कारण सरकारी नौकरियाँ इतनी महत्वपूर्ण बन गई, इसके कारण ये सारी आपको विकृति दिखाई पड़ रही है। जैसे ही आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी वैसे ही आरक्षण के प्रति आकर्षण कम होता जाएगा। इसलिए इस फैसले का हम सब स्वागत करें। जय हिंद, वंदे मातरम।